आज का हमारा जी टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है। एतबार करना और लोगों पे लीन इन करना हम सब चाहते हैं। हम में से कोई भी इतना सेल्फ सफिशिएंट नहीं है कि ज़िंदगी के तमाम मामलात बिल्कुल तनहा उनको हैंडल कर सके। लेकिन दूसरों पे एतबार करना और कितना आपने उन पे भरोसा करना है, कितनी इन्फॉर्मेशन आपने देनी है, ये आजकल की दुनिया में मुश्किल से मुश्किल होता चला जा रहा है। हो ये रहा है कि दुनिया अपने चेहरे पे कई मास्क सजा के आपके सामने आती है। बज़ाहिर नज़र आने वाला एक मुखलिस दोस्त हो सकता है आपके साथ इतना मुखलिस ना हो। अगर आपका भी ऐसा तजुर्बा हुआ है तो आज प्लीज़ कॉल करके अपना एक्सपीरियंस हमसे शेयर कीजिए। मुझे बताइए कि क्या वो तब्दीली थी जो आपने महसूस की? क्या ये मुनाफ़िकत थी? ये शख्स हमेशा से आपको लगता था कि उसके अंदर ये सलाहियत मौजूद है कि वो आपको धोखा देगा, या आपका जो अंधा एतमाद था उसको तोड़ा गया है और आप बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ऐसा होगा? हैरत की बात यह है कि एतबार तोड़ते वही हैं जिन पे एतबार किया जाता है। यानी अगर कोई शख्स आपसे बड़े एक फ़ासले पर है, आप उससे बहुत सारी बातें शेयर नहीं करते, तो वो आपको इतना नुकसान पहुंचाने की सलाहियत भी नहीं रखता। लेकिन हाँ, जो आपसे करीबी होगा उसके पास ये सलाहियत भी है, वो हथियार भी हैं, वो तमाम सीक्रेट्स भी हैं, वो बातें भी हैं जिससे कल वो पलट कर आपको नुकसान पहुंचा सकता है। सो आइए इसके बारे में बात करते हैं। फ़र्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमारे साथ मौजूद हैं अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन मलिहा हाशमी, जिनको आप एज़ एन एक्टिविस्ट भी जानते हैं, एज़ अ जर्नलिस्ट भी जानते हैं, और इनका प्रोग्राम, इनका तज्ज़िया और मुख्तलिफ जो कॉन्वर्जेशंस ये करती हैं उसको बड़ी पजीराई मिलती है। तो आइए जानते हैं, इसको एक सियासी रुख भी देने की कोशिश करेंगे कि क्या सियासतदान और ये जो अलाइंसेस बनती है ये काबिल एतबार हैं, और फिर हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इसकी क्या मैनिफेस्टेशन देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम मलिया। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। क्या हाल चाल हैं आपके? और मुझे बताइए कि पहला सवाल यही, और आई वांट टू हिट अ लिटिल क्लोजर टू होम। आपका ताल्लुक मीडिया से है, माशाल्लाह बहुत बासलाहियत हैं, बट यू आर ऑल्सो अ सिंगल पर्सन, अ वेरी मोटिवेटेड पर्सन ट्राइंग टू मेक देयर वे। आपने कभी एतबार करके धोखा खाया है? जी, बहुत दफ़ा, हाँ। बहुत बार ये होता है कि आप सोचते हैं, क्योंकि होता ये है कि जिस तरह आप सोचते हैं कि आप हैं, हम्म। एग्ज़ैक्टली वैसे ही अगला बंदा भी है। दैट्स एग्ज़ैक्टली वेयर वी बिट्रेड। हम्म। मसला वहाँ पर आता है जब इंसान को लगता है कि जैसे खुलूस के साथ मैं चल रहा हूँ, दूसरा बंदा भी बिल्कुल वैसी ही बात कर रहा है, जो सही। कि मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा होता नहीं। लेकिन हम्म। इसका एक डाउन साइड ये है इस चीज़ की, एक तो चलें आपको एक आँखें खुलती हैं, दुनिया का पता चलता है कि बहुत से मामलात में, कई रिश्तों में, कई जगहों पे प्रोफ़ेशनली आपको जब धोखा मिलता है, तो जहाँ आप ज़रा अक्लमंद हो जाते हैं और आप सोच समझ के एतबार करते हैं, सही। वहीं उसकी एक डाउन साइड ये है कि बहुत से लोग मुकम्मल तौर पर एतबार करना छोड़ देते हैं। बिल्कुल सही। और मलिया, आप ऊपर आजकल रिहाइश पज़ीर हैं इस्लामाबाद में, जिसको वैसे ही शहर बेवफ़ा कहा जाता है, क्योंकि शहर इक़्तिदार तो है, लेकिन ये इक़्तिदार भी किसी से वफ़ा भी नहीं करता, और कहा जाता है यहाँ वफ़ादारियाँ मिनटों में, पलों में तब्दील हो जाती हैं। क्या आपने ये नोटिस बिल्कुल, किया है? बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ। बिल्कुल ऐसा ही नोटिस किया है। इमरान खान साहब के दौर में तो बल्कि होता ये था कि इतनी तेज़ी से मिनिस्टीरियल पोर्टफोलियोज़ आपस में स्विच और शफ़ल होते थे कि उनके के दौरे हुकूमत में लोग हुकूमत में होकर भी हाँ। ये डाउनफॉल का मज़ा भी साथ-साथ चखते रहे, बेएतबारियाँ होती रहीं सही। कुर्सी के साथ। सही। जबकि अभी हम ये देखते हैं कि अब इस 1 साल में जिस तरह से आप देखिए जो महँगाई के हालात हैं, बहुत से लोग ज़ाहिर है पहले पहले भी महँगाई की चक्की में पिसी हुई अवाम अब मज़ीद तंग हो गई है। लेकिन जो इक़्तिदार में बैठे हैं, वो भी अब जो है इस बेवफ़ाई का मज़ा चखने से खौफ़ज़दा हैं, जिसकी वज़ह से इलेक्शंस भी आपको डिले होते हुए नज़र आ रहे हैं पंजाब बिल्कुल में, सही। केपी में। मलिया, एक कॉलर भी हमारे साथ हैं, ज़रा जी। उनसे भी मालूम करते हैं कि उनका क्या तजुर्बा रहा है ज़िंदगी में। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं फिज़ा? मैं बिल्कुल नाइला ठीक बात ठाक, कर रही आप हूँ। कैसी हैं? जी, अल्लाह का शुक्र है। मैं नाइला बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। जी नायला जी। मैंने आज की जो मौजूद है इसके हवाले से बात करनी है। हाँ जी, मैं बताइए। 20 साल एनजीओ और एशियन डेवलपमेंट बैंक फाउंडेशन में काम करती रही हूँ। मेरा मासूर बच्चा है 10 साल का। जी, तो जी। मेरे घर से बेतबारी मेरा हस्बैंड, हम बचपन के मतलब रिलेटिव थे। तो मैंने जो है ना घर बनाया अपनी इनकम से। मेरे हस्बैंड ने 1 रुपया कभी जिंदगी में नहीं दिया। मासूर बच्चे के साथ मैंने मेहनत मजदूरी की। तो मेरा हस्बैंड मेरे घर के और अपने घर वालों के साथ मिलके मेरे घर पे कब्जा करना चाहता था दूसरी शादी के लिए, कि मासूर बच्चे को गार्डियन बन जाऊं। इसके लिए मैंने उसके एक दोस्त को जो कर्ज का था, उसने कहा जी आपके मैं हालात ठीक करूंगा, और वो इन्वॉल्व हुआ। उसने कहा भाभी आप मुझे मेरे ऊपर ट्रस्ट करें,
तो मैं आपके माजूर बच्चे के लिए काम करूंगा। और उसने वो अपने चक्कर में पड़ गया, मेरी प्रॉपर्टी वो जो है ना पावर अटॉर्नी लेने के चक्कर में, और शनाख्ती कार्ड मांगने आया। जब मैंने शनाख्ती कार्ड नहीं दिया, मेरे हस्बैंड के साथ आया, तो उसने उन दोनों ने मिलकर उसने शोर पे प्रेशर डाला, उसके घर वालों के साथ मिला हुआ था और मुझे डाइवोर्स कर दी। तो मैंने एतबार किया अपने हस्बैंड पे, जो बचपन का दोस्त भी था, और उसने मुझे धोखा दिया कि मेरे घर के अंदर रह के अपने बच्चे के साथ भी फ्रॉड करना चाह रहा था। और उस पूरा खानदान, उसकी बहनें भी इन्वॉल्व थी, मतलब पूरे खानदान में, बहनों ने, भाइयों ने, बाप ने मेरे साथ भी मतलब वो किया, धोखा किया, और बच्चे, माजूर बच्चे के साथ भी। और उसके दोस्त ने भी किया कि मैंने उस पर ट्रस्ट किया, और बड़ा उसने कहा भाभी मेरा बाप जो है तबलीगी जमात से है, फलाना है, मैं लाज जानता हूँ। तो मतलब अब तो मेरा मतलब मैं किसी इंसान पे ट्रस्ट नहीं कर सकती हूँ, और इतनी मतलब इंडिपेंडेंट। जी, आपने बहुत तकलीफ दे मरहले से आप गुजरी हैं, जहाँ आपके बहुत करीबी रिश्तों ने आपको धोखा दिया है। ये किसी के लिए भी आसान नहीं हो सकता, लेकिन मुझे बताएं इस तल्ख तजुर्बे से आपने क्या सीखा है, और अब इसके बावजूद भी कि आप इस मरहले से गुजरी हैं, आपका एतबार टूटा है, आप अपने आप को पॉजिटिव कैसे रखती हैं और इस तकलीफ से कैसे अपने आप को हील कर रही हैं? पहले तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था इस तकलीफ से निकलना। मैं सोच रही थी कि बस मैं एक साइड पे हो जाऊँ, मेरे मुझ पे इल्जाम भी लग रहे थे, मेरे ऊपर से लड़के ने बुक भी लिखी जो मेरे पॉजिटिव काम थे, मतलब मैं DHA वैली के हवाले से मैंने बहुत पॉजिटिव काम किया। आप मेरा नाम जान सकती हैं, वहाँ पे मैंने इफेक्टिव के लिए बात की। मैं हमेशा से सोशल काम करती रही, तो मेरे सोशल कामों को मुझे नफ्सियाती नाम, मरीज का नाम दिया गया। तो पहले तो मैं सोच रही थी कि मैं साइड पे हो जाऊँ, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, मैंने उन औरतों के लिए लड़ना है, उन लोगों के लिए लड़ना है कि जिनके साथ धोखे होते हैं, जिनके साथ फ्रॉड होते हैं। मैंने अपने बच्चे के लिए जीना है, और इसके लिए मुझे, लेकिन मुझे इंतहाई अफसोस हुआ है कि सिटीजन पोर्टल पे मैं भी गई हूँ, मुझे कहीं से इंसाफ नहीं मिला है। मेरी FIR दर्ज नहीं हुई है, मेरी सिटीजन पोर्टल पे ये मजीद सितम ज़रीफ़ी होती है। नायला जी, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। अल्लाह ताला आपको बहुत हिम्मत और हौसला दे, क्योंकि आसान नहीं है ये। लेकिन एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, वापस आएंगे, मलिया से ये भी बात करेंगे। एक तो होता है कि इंसान धोखा खाए, लेकिन फिर आपकी अदालतें, आपकी अदलिया, आपके यहाँ इंसाफ का वो पैमाना होना चाहिए कि अगर किसी के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, धोखा हुआ है, तो वो उसका दरवाज़ा खटखटा कर अपने लिए कुछ तो सुनवाई, कुछ अपने लिए इंसाफ का मुद्दई बन सके। हमारे माशरे में सितम ज़रीफ़ी ये है कि अगर किसी के साथ बेतबारी होती है, किसी का इस तरह बड़ा नुकसान होता है, तो फिर उसकी सुनवाई भी कोई नहीं। ये बात हमारी जो है वो रेजोनेट करिए। मरिया, वेरी क्विकली आपकी तरफ आऊँगी कि हमारी अदालतें जब इंसाफ नहीं दे पाती, और किसी भी शख्स जिसके साथ धोखा हुआ है, चाहे वो फाइनेंशियल लॉस है, चाहे वो उसका इमोशनल लॉस है, और उसकी कोई सुनवाई भी नहीं है, ये दोहरी सितम ज़रीफ़ी का कोई हल नज़र आता है हमारे माशरे में आपको? अनफॉर्चुनेटली अभी तक तो कोई नहीं, क्योंकि जिसके पास पैसा है, मैंने तो सिर्फ ये देखा है कि इस मुल्क में, क्योंकि कांट स्पीक फॉर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन पाकिस्तान की मैं बात करूं तो, या शायद जितने भी डेवलपिंग ममालिक हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस। कमजोर सिस्टम्स होते हैं, जिसके पास पैसा ज्यादा है वो इमोशंस भी खरीद सकता है, वो वफादारियां भी खरीद सकता है, चाहे पॉलिटिकली आप बात करें, चाहे पर्सनल लेवल पे बात करें। जिसके पास पैसा है वो सब कुछ कर सकता है इस कमजोर और फ्रेजाइल निजाम में, और ये बड़ी एक अनफॉर्चुनेट रियलिटी है। धोखाधड़ी से मैं एक और भी चीज, बड़ा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मेरे जहन में आया कि ठीक है, हर शख्स को जिंदगी में कहीं ना किसी लेवल पे, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में धोखा जरूर मिलता है, कोई शक नहीं। लेकिन ये अगर आपके साथ बार बार हो रहा और आपको एक ही पैटर्न पर जाकर बार बार धोखा मिल रहा है, तो फिर शायद कहीं ना कहीं आपको खुद भी इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है कि आप में ऐसा क्या है, आप क्यों धोखाधड़ी में जो मास्टर हैं लोग, आप उन्हीं को क्यों अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो थोड़ा सा अपने अंदर भी इन पैटर्न्स को चेंज करने की जरूरत होती है इंसान को, कि आपकी वल्नरेबिलिटी क्या, आप अपनी कमजोरियां तो नहीं। अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंगली मलिया, ये तो है ना कि कमजोरियां बता ना दें, लेकिन अभी जैसे हमारी कॉलर ने कहा, उनके तो करीबी रिश्तेदार थे, यानी आपका स्पाउस, आपका पार्टनर ही जब आपको धोखा देने पे तुल जाए, तो फिर आप दुनिया से क्या उम्मीद रखें। एक और कॉलर हमारे साथ हैं, एक उनकी बात सुनते हैं, फिर उसके बाद डॉक्टर वजाहत भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, तो इसका ज़रा एक नफ्सियाती पहलू भी देखेंगे कि इतना एतबार करने वाला मोतबर रिश्ता, चाहे वो वालदैन हों, बहन भाई हों, जब वो आपको फाइनेंशियली धोखा दें, तो फिर क्या रह जाता है दुनिया में। बात करते हैं जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सरवर जी, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। क्या कहेंगी ख़ास तौर पे मियाँ बीवी का रिश्ता, जिसको अल्लाह ताला ने एक लिबास से उसको एक तरह से कंपेयर किया है, मुझे बताएं, अगर वो एक दूसरे को धोखा देने पे आ जाएं तो फिर क्या बच जाता है पीछे?
आप हमेशा मुझसे आई एम बैचलर। खैर चले हम बात कर लेते हैं मियां बीवी के लिए। अभी जो आंटी ये सिस्टर बातें कर रही थी ना, इन्होंने बहुत अच्छी बात की कि आजकल पैसे वाले का जो भी ये है अदालत का, इस पर तो अब क्या कहें, आपको सारी सूरत हाल मालूम है। किसी को रिलीफ तो रिलीफ मिल रहा है। इस चीज को छोड़ के ये है कि एतबार जो है ना, वो अगर आप किसी पे कर लेते हैं खुलूस से अपने, और वो आपको धोखा देता है तो ये ट्रस्ट तोड़ता है। तो उस पर ये है कि उसको अगर आपने एक बार किसी से धोखा खा लिया, दोबारा आप उस पर ट्रस्ट नहीं करेंगे। आप बीवी से हटके मामले की बात अच्छा, मुझे एक और चीज़ भी लगती है, थैंक यू सो मच सरवर जी कॉल करने के लिए, कि हम ना जो ड्रामाई कहानियाँ होती हैं ना, उसमें बहुत ज़्यादा मशगूल हो जाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि किसी ने अगर हमें धोखा दिया है तो 26वीं किस्त तक जी उसको इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा, फिर वो हमसे आके माफ़ी मांगेगा। एक तो जिसने आपका नुकसान किया है उससे माफ़ी की तवक्को कितनी रियलिस्टिक है या नहीं, इस पर ज़रा बात करते हैं। हमारे प्रोग्राम में अब हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर वजाहत। वजाहत, ये फिल्मों में, ड्रामों में तो होता है ना कि जिसने आपके साथ धोखा दिया है वो आखिरी किस्त से पहले आके माफ़ी मांगता है। असल ज़िंदगी में ऐसा होता है? देखिए, अगर आप फिल्म को देखें तो उसको तो आपने एंड को अच्छा करना ही होता है दिखाने के लिए, ताकि पिक्चर अभी खत्म नहीं होती जब जब तक फिल्म खत्म ही नहीं होती, क्योंकि लोग चाहते हैं कि जब वो उठे तो खुश रहें। लेकिन उसकी बरक्स अगर आप जिंदगी में देखें तो यहाँ पे ऐसा कुछ होता नहीं है, बल्कि जो बंदा धोखा दे रहा होता है वो देते ही जाता है, और उसके जो रवैये हैं वो और मजबूत होते जाते हैं, यहाँ तक कि दूसरा जो लव्ड वन है वो एक अंधेरे में रह रहा होता है थ्रू आउट द लाइफ, और उसको पता ही नहीं होता कि मैं किस तरीके से धोखा खा रहा हूँ, मेरे क्या नुकसानात हो रहे हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा ईगल आए देखें, ऊपर जाके देखें अपने आप को, अपने तस्वुरात से ऊपर, कि जो धोखा दे रहा होता है बेसिकली वो सबसे पहले अपने आप को धोखा देता है। लेकिन देखिए, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स जो हैं वजाहत, उसमें तो धोखा देने वाला और धोखा खाने वाला दोनों पता है। मिसाल के तौर पे मियाँ बीवी, मियाँ बार बार वही गलती कर रहा है, हाथ उठा रहा है, फाइनेंशियली अब्यूज़ कर रहा है, इमोशनली अब्यूज़ कर रहा है, बीवी पता नहीं क्यों चांस दिए चली जा रही है। और ये उल्टा भी होता है कि बीवी इस तरह की कोई हक तलफी अगर कर रही है, बदजुबानी कर रही है, और मियाँ उसको चांस दिए चला जा रहा है। उसके बड़े लोगों के अलग अलग रीजंस होते हैं कि जी बच्चों के लिए, घर के लिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये धोखा हम खुद खा रहे हैं ना। ये धोखा नहीं, ये बीमारी है। ये धोखा से भी एक लेवल ऊपर चला जाता है, जिसको कहते हैं स्टॉकहोम सिंड्रोम। अगर आप इंटरनेट पे जाके देखें स्टॉकहोम सिंड्रोम, तो उसमें बाकायदा लिखा हुआ है कि आप दूसरे की ज़्यादतियों को सबकॉन्शियसली इंजॉय करने लगते हैं, यहाँ तक कि आपकी पिटाई नहीं हो रही होती तो ये भी पूछते हैं अल्लाह खैर करे, इतना अच्छा हो कैसे गया है, लड़ नहीं रहा। ठीक, तो खासतौर पे जो नशई रवैये हैं वो ऐसे हैं। अच्छा, इसको मैं इस तरह देखती हूँ कि आदत नहीं होती, आप उससे एडिक्ट नहीं हो जाते, बल्कि एक तरह से आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया है, तो आपको ये लगने लगता है कि यार मैं इसी शख्स की वैलिडेशन पाना मेरी ज़िंदगी का हदफ है। बिल्कुल, यानी मुझे इसको जीतना है। चाहे वो देखो ना, जब इंसान लड़ता है या मार पिटाई करता है तो उसके बाद गिल्ट होता है तो वो थोड़ा सा उसको मना भी लेता है, थोड़ा प्यार कर लेता है, चार्म भी आता है बीच जी बीच तो में। वो जो छोटा सा पैच है ना, वो एक पेट्रोल की तरह बन जाता है उस खातून के लिए, वो ड्रग है आपकी, वो एक ड्रग बन जाती है कि चलो मुझसे प्यार भी तो यही करता है। ठीक है, देखो मुझे मारता है मना भी इसलिए तो क्योंकि लेता है। प्यार करता है। हाँ, अब धोखा देने के बाद पकड़े जाना, पकड़े जाने के बाद लड़ना, और लड़ने के बाद मनाना, ये एक विशेष साइकिल बनती जाती है और रवैये मजबूत होते जाते हैं। अच्छा, एक और कॉलर हमारे साथ है, फिर वापस वजाहत के पास आएंगे, गैस लाइटिंग भी पूछेंगे। यानी अक्सर ये भी होता है कि आप जब धोखा खा के आपके दिमाग, आपके सारे रडार एंटेने एक्टिवेट होते हैं, तो अगला पहले तो इस बात पे डर जाता है कि नहीं, ये तो आपकी समझने की गलती है, आप ज़्यादा हसास हैं, मेरा वो मतलब नहीं था, ये तुम गलत समझ रहे हो। इस पर ज़रा बात करते हैं। पहले कॉलर, हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? बेटे मैं रावलपिंडी से बोल रहा हूँ, मोहम्मद सलीम मेरा नाम है बेटे। जी सलीम, जी मैं बेटे आपका प्रोग्राम तो बड़े शौक से देख रहा होता हूँ। अभी आपका प्रोग्राम था एतबार के ऊपर, उसके बाद आपने कहा कि फिर इंसाफ की बात की है बेटे, कि इंसाफ अदालतों से मिलना चाहिए। मेरा बेटा बात सुनिए, हम 74 साल की मेरी एज हो गई है और 13 साल हो गए हमें सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा लड़ते हुए। 65 महीने हो गए बेटे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से हमारे हाथ में फैसला हो चुका है। नेशनल बैंक की एक रिव्यू पिटीशन बेटे 65 महीने से। सलीम साहब, आपने बताया था ना, और आप मुझे याद आ रहा है कि आपकी कॉल आई थी जब सरीना भी आई हुई थी, उन्होंने तो कहा कि जी आपके सितारे, आपके कार्ड्स कहते हैं कि 2 माह और लगेंगे, लेकिन उम्मीद अच्छी रखिए, इंशाल्लाह ताला फैसला आपके हक में होगा। बहुत शुक्रिया दोबारा कॉल करने के लिए। अच्छा, ये जो गैस लाइटिंग वाली बात मैंने की, मलिया कभी तुम्हारे साथ हुआ है कि आंखों देखी चीज़ है, आपका जहन आपको बता रहा है कि ये शख्स धोखा दे रहा है, लेकिन वो झुटलाए पे झुटलाए जा रहा है, बल्कि आपको ब्लेम कर रहा है कि आप गलत समझ रहे हैं या आपने समझने में कोई गलती कर दी है, फिर ऐसा हुआ है? धोखेबाज की तो सबसे बड़ी निशानी ही होती है
कि वो उल्टा आपकी समझ को मुर्द इल्जाम ठहराता है कि आप समझ ही नहीं रहे। हाँ। और इसमें इनफिडेलिटी वाला बड़ा एक इंटरेस्टिंग, बल्कि इंटरेस्टिंग तो नहीं, बड़ा आयरॉनिक कॉन्सेप्ट है जो हमारे माशरे में, कि खवातीन के साथ जिस वक्त झूठ बोलते हैं मर्द, या कई खवातीन भी खैर अब तो मर्दों के साथ मुकाबले पे उतर आई हैं, तो उसमें यही होता है कि जो शख्स धोखा देता है, चीट करता है, फ्रॉड करता है किसी भी हवाले से, वो आपको मुर्द इल्जाम ठहराता है कि आप बहुत तंग नजर है, आप बिल्कुल। सोच ही नहीं रहे। और इसमें जो डॉक्टर वजाहत बात कर रहे थे, मैं बिल्कुल इसको सेकंड करूंगी। ये बात दुरुस्त है कि आप उस अजियत में जीना इस हद तक सीख लेते हैं कि आप उस एक स्पेसिफिक शख्स के लेंस से फिर अपनी जिंदगी को देखते हैं। बिल्कुल, आपको बिल्कुल। उसकी अच्छा, और validation बाय द वे इतनी ये सिर्फ हो स्पाउसेस नहीं जाती है। करते, ये आपके वालिदैन भी कर सकते हैं, ये आपका बॉस भी कर बिल्कुल। सकता है। कोई शख्स जिसका आपके ऊपर इन्फ्लुएंस है, आपको अननेचुरल, नॉट नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में रहने पे मजबूर कर सकता है। अच्छा, एक और चीज़ वजाहत के, जो इंसान किसी भी लेवल का धोखा खाता है, मिसाल के तौर पे गलती हो गई और आपको किसी चोर ने आपके कोई कीमती सामान चोरी कर लिया, पहले तो जिस बेचारे के साथ धोखा हुआ है वो खुद गिल्ट में चला जाता है, वो अपने आप ही को माफ़ नहीं कर पा रहा होता, और वो विक्टिम बनने के बजाय अपने आप को कहता है कि भाई ये तो मैंने अपने आप के साथ खुद ज्यादती की है, मेरी आंखें क्यों बंद थी, मेरी समझ कहाँ थी। इस अजियत से कैसे निकला जाए? देखो, धोखा खाने वाले की जो पर्सनालिटी है ना, वो भी अजीब होती है। वो धोखा भी खुद खाता है और अपने आप को इल्ज़ाम तराशियाँ करता है, अपने आप को शर्मिंदगी में लेके जाता है। सामने वाला बिल्कुल पहलवान की तरह घूम रहा होता है धोखा दे के, और सारा का सारा जो टब्बर है ना, वो अपने गोद में ले लेता है कि सारी गलती मेरी है। ये जो इनेबलिंग है ना, ये बहुत ख़तरनाक है। ये पर्सनैलिटी को उसकी अक्कासी करता है। धोखा खाने वाला खा सकता है, सामने वाला जब चीटर होगा तो शरीफ आदमी क्या करेगा? ठीक है ना। अगर किसी के साथ भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। इनफैक्ट मेरे साथ हुआ है, कुछ अर्से पहले 2 लाख रुपए एक आदमी खा गया था, और बड़ी मुश्किल से 2 लाख बचाए थे, 6 लाख खा लिए थे। और मैं बड़ा अक्लमंद बनता हूँ। ठीक है, जब आप ट्रस्ट करते हैं, रिलेशनशिप में आते हैं, कुछ आप डील करते हैं, धोखा मिल सकता है, लेकिन आप ये ना सोचें कि इसमें मेरा कसूर ज्यादा था, इसमें मेरी गलती थी क्योंकि सामने वाला ज्यादा बुरा था या चीटर था। दूसरा ये कि आप असर्टिवली सामने वाले के ऊपर बाकायदा बात तो करें, जाके धोखा देने के बाद आप उसका कान पकड़ के खींचे तो सही, तुमने गलती जो की है कन्फ्रंट करना जरूरी है। या आप अकेले नहीं कर सकते तो आप फैमिली या टीम बना के ले जाएं। आप में जाहिर सी बात है इतने गट्स नहीं होते बाद बात करने के, तो अपने सोशल मीडिया पे आ जाते हैं, सोशल मीडिया पे आ जाते हैं। मैंने कई प्रोफेशनल्स को देखा है जिनकी पेमेंट्स अगर रुकी हुई हैं या पेमेंट्स ख़त्म कर दी गई हैं, नहीं दे रहा कोई, तो वो पब्लिकली शेम करते हैं, और इसके ऊपर भी कई आराम मौजूद हैं। लेकिन बहरहाल जैसे वजाहत कह रहे हैं कि कॉन्फ्रंटेशन करनी चाहिए। अच्छा, एक छोटा सा सवाल बिफोर आई टेक द नेक्स्ट कॉल। वजाहत, ये जो आप नेगेटिव इमोशन फील कर रहे होते हैं धोखा खाने के बाद, ये क्या है? ये गुस्सा है, ये तकलीफ़ है, ये ट्रॉमा है? इसको आप साइकोलॉजिकली कैसे देखते हैं? इसमें 2 एलिमेंट्स हैं। नंबर 1 तो एक छोटा सा ग्रीफ बनता है जिसमें आपको गम लगता है और आप मानते नहीं है कि ये हुआ, और फिर आपके साथ ये हो चुका होता है, तो फिर आप उस डिप्रेशन में जाते हैं। उसके साथ साथ एक आदत भी तो होती है ना, जो इंसान आपके साथ था गुज़श्ता कुछ अरसे से, वो आपको एक सब्ज़ बाग दिखा के रखा हुआ था, उसने एक डिनाइल पैदा किया हुआ था कि मैं ऐसा ऐसा कर रहा हूँ या वैसा वैसा कर रहा हूँ, आप उसकी बेस के ऊपर उसको फॉलो कर रहे थे। वो जो गैलेक्सी है वो टूट जाती है वक्ती तौर पे। और जब वो टूटती है तो विड्रॉल होता है बहुत बुरा, कि यार मैं अकेला हो गया, या मैं क्या सोचा था क्या हो गया। तो वो जो खला है वो ज़्यादा तकलीफ ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू ग्रीफ। अच्छा, इंटरेस्टिंगली आप फिर अगले शख्स के लिए बहाने भी बनाने लगते हैं। आप कई दफ़ा इतने ज़्यादा उस, जैसे वजाहत ने कहा, उस गैलेक्सी पे बिलीव करना चाहते हैं कि आप धोखे को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे होते। आप कहते हैं कि अच्छा नहीं, ये इसने इसलिए किया क्योंकि इसकी भी मजबूरी थी। यानी कोई आपका बहुत करीबी आपको फाइनेंशियल के बाद उसको हाँ, अच्छा वो ना भी करे, मैं कहती हूँ वो सफ़ाई हस्ती से वो शख्स गायब भी हो गया, आपका जहन आपके साथ खेलता है। वही आपकी वाली बात कि आप एक रियलिटी को लेके चल रहे हैं, उस रियलिटी को इतना बड़ा झटका लगा है कि आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। एक कॉलर से बात करते हैं जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, आपके क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक। कौन साहिबा कहाँ से बात कर रही हैं? मैं सारी फैसलाबाद से बात कर रही हूँ। जी बताइए। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, मैं हर रोज देखती हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। आज के मौजू पे कुछ कहना चाहेंगी? हाँ जी। जी बताइए। बिल्कुल, कल वाला मौजू भी आपका बहुत अच्छा था, कल भी कॉल करती रही हूँ। थैंक यू। बच्चे टाइम कम, मुकाबला सख्त। आज के मौजू पे कुछ कहना है? मैं डॉक्टर साहब से बात करना चाहती हूँ कि जो है ना, ये बहुत मसला हो रहा है आजकल, जो हमारे हालात हैं इस वजह से एतबार कोई भाई बहन का किसी के साथ कोई रिलेशन जो है ना वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हाँ,
बिल्कुल सही। एक अच्छा जी, एतबार किस तरह किया जाए, एक बड़ी इंपॉर्टेंट सवाल इसमें ये होता है कि किसी भी शख्स को आप अपने इनर सर्कल का हिस्सा बनाएं, उसके ऊपर अपनी रियलिटीज़, अपनी इनर मोस्ट थॉट्स, अपने सीक्रेट्स को अश्कार करें, उससे पहले आपको कितना अरसा उसके साथ गुजारना चाहिए और आहिस्ता आहिस्ता उसको जानना चाहिए। दूसरा ये कि इतने इंपॉर्टेंट रिश्ते, शादी ब्याह के मामलात एक चाय की प्याली पे सेट हो रहे होते हैं और लोग तो यानी अच्छे बन सवर कर आते हैं, बेस्ट मैनर्स आपको दिखाते हैं, हो सकता है लंबी गाड़ी में भी आपके घर तशरीफ़ लाएं, लेकिन क्या इन चीज़ों पे, ऑप्टिक्स पे एतबार किया जा सकता है? सबसे पहले मलिया, क्या कहेंगी कि रिश्तों के मामले में भी लोग झूठ बोल रहे होते हैं? देखिए, दिल का हाल तो अल्लाह के अलावा और कोई नहीं जानता। हाँ। तो यस, रिश्ता करते वक्त ज़रूर ये सारी तहकीक करनी चाहिए। और वो बड़ा अच्छा एक मशहूर एक फ्रेज़ है, लोग कहते हैं कि रिश्ता करते वक्त दाएं बाएं से पूछने की बजाय जिस घर से रिश्ता आ रहा है उनके बावर्ची और उनके ड्राइवर से पूछें। हाँ। उनके घर जो लोग काम करते हैं उनसे पूछिए कि जो बदले में शायद उनका बहुत बिगाड़ नहीं सकते अगर वो उनके साथ बुरा करें, लेकिन जो भी अच्छा बुरा वो उनके साथ करते होंगे उनकी असलियत आपको वो बता सकेंगे। दूसरा ये कि अभी ब्रेक से पहले ये पैसों की बात कर रहे थे, पैसों की फ्रॉड की, तो मुझे याद आया कि किसी ने बहुत अच्छी बात कही कि हमारे यहाँ जो शख्स पैसे दे बैठता है किसी को, उसी को ही बादअज़ा मुख्तलिफ जस्टिफिकेशंस घड़ के ये बताना पड़ता है कि भाई मैं इस वजह से अपने पैसे वापस मांग रहा हूँ। सही। तो पाकिस्तान में जो है ये कुछ ऐसे इश्यूज है। और सिद्रा, मुझे लगता है इसमें सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारे यहाँ स्कूल्स में भी एकेडेमिया जितनी भी हमारी है वो किताबों को रट्टा लगवाती है, वो इस तरह की चीजों पे इंटेलेक्चुअल और इमोशनल डेवलपमेंट नहीं करते बच्चों। बिल्कुल मलिया, बल्कि अक्सर ये भी होता है ना, जैसे मिसाल के तौर पे छोटा सा बच्चा है, आपने उसको 40-50 रुपए दे के कैंटीन मनी के लिए पॉकेट मनी देना शुरू किया, किसी दिन बहुत बच्चों का रश है और कैंटीन वाले ने आपको ज़्यादा चेंज दे दिया, तो बजाय इसके कि आप बच्चे की ये मॉरल डेवलपमेंट करें कि बेटा तुम्हारे पास ज़रूरत से ज़्यादा पैसे आ गए हैं या दिस पर्सन हैज़ गिवन यू दिस मनी बाय मिस्टेक, हमारे यहाँ शाबाशी दी जाती है बच्चे को, यार देखो कितनी चालाकी की और उससे बताया भी नहीं। सो दैट इज़ वेयर वी स्टार्ट विद आवर ट्रस्ट इश्यूज़। बिल्कुल, और गलत कामों पर शाबाश भी दी जाती है। और फिर देखिए, ये हमारे यहाँ असल में ख़वातीन ही सबसे ज्यादा इसमें बदकिस्मती से कुछ घरों में किरदार अदा करती हैं कि अगर आपके बच्चे के साथ ज्यादती हुई है तो बजाय इसके कि उसको सपोर्ट दी जाए, वो अब्बा के डर से और ज्यादा कि देखो तुम्हारी गलती, तुम्हारा कसूर। तो जहाँ गलती हो जरूर उससे सीखना भी चाहिए, लेकिन इस तरह दूसरे की गलती का ब्लेम खुद पे ले लेना, ये मेरे ख्याल सबसे बिल्कुल सही। यानी ये आपकी तरबियत का एक हिस्सा बन जाता है। जब आपकी गलतियों को छुपाया जाएगा तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने की आपको कभी ट्रेनिंग ही नहीं मिलती। यानी मिसाल के तौर पे आप स्कूल में फेल हो गए हैं और आपके घर वाले झूठ बोल रहे हैं कि आप पास हो गए हैं, तो यानी दैट इज़ वे यू स्टार्ट कि अच्छा यार कोई बात नहीं, आई कैन गेट अवे विद अ लॉट ऑफ थिंग्स। मुझे ये बताइए, कमिंग बैक टू दिस विक्टिम मेंटालिटी, कई दफ़ा ये भी देखने में आया वजाहत कि अगर एक दफ़ा चलें आपके साथ धोखा हो गया, नेचुरल प्रोग्रेशन है ज़िंदगी में, फिर आपने आगे बढ़ना होता है, अपनी गलती से सीखना होता है। कई लोग उस आइडेंटिटी को ओन कर लेते हैं और दे डोंट वांट टू गेट आउट ऑफ इट, दे ऑलवेज वांट टू प्ले विक्टिम। इन लोगों के बारे में भी थोड़ी बात करें। देखिए, जो ट्रॉमाटाइज होते हैं वो हमेशा इस PTSD टाइप के जो एक प्रोसेस है उसमें रहते हैं, और जब वहाँ पे वो न्यू थॉट्स डेवलप नहीं करते बाय सम अदर प्रोफेशनल और कोई अक्लमंद आदमी के, तो वो वहाँ पे स्टक होते हैं। और ये हमेशा एक कॉमन फिनोमिना है। अगर मैं ठोकर खा के गिरूंगा तो मैं वहाँ से जब गुजरूंगा तो देखूंगा कि यहाँ से मैं गिर ना जाऊँ। तो एक ये कॉमन है, इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें अच्छाई ये है कि आप एहतियात ज़्यादा करते हैं। बट देयर हैज टू बी अ टाइम लिमिट टू इट। बिल्कुल, मैं यही आने वाला था कि आप एहतियात करते हैं आगे धोखा खाने से बचने के लिए, लेकिन कोई लिमिट तो होगी ना, कोई टाइम तो होगा जिसके बाद आपका पैराडाइम शिफ्ट होगा। उसमें आप अगर खुद नहीं कर सकते या आपके दोस्त हैं वो बैठ के बात करें कि भाई अगर तुमने एक बार किसी मर्द से या औरत से धोखा खा लिया तो सारी औरतें ऐसी नहीं है, क्योंकि जब वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आती, जब वो एक बात रिजिड होके कहने लगता है। अब मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूंगा। अभी कि एक पेशेंट आए मेरे पास, उनकी अम्मी कहती कि ये हमेशा डायनासोर्स खरीदता है और बड़े खुशी से बोल रही थी। तो मैंने उनको बोला आज के बाद आप इसको डायनासोर नहीं दिलाएंगी। कह रही नहीं, इसको तो बड़ा शौक है। मैंने कहा ये फ्लेक्सिबिलिटी तो आप बचपन में मार रही हैं, आप उसको कुछ और दिलाना शुरू करेंगी तो वो लेगा ना, आप खुद उससे ज्यादा बोल रही हैं।
तो ये चीज़ हमेशा बचपन से और ये ट्रॉमा होने के बाद मुझे आपको ये भी fixation लगता है कि बचपन की इस तरह की जब ख्वाहिशें लोग पूरी कर रहे होते हैं ना, माँ बाप अपनी चीज़ों को एड्रेस कर रहे होते हैं। शायद अगर आपको बचपन में ये लीवे नहीं मिला कि आपका पसंदीदा खिलौना आपको दिलाया जाए, तो वो अपने बच्चे को वो देकर अपनी एक हसरत पूरी कर रहे हैं, नॉट रियलाइजिंग कि आप अपने बच्चे की ज़िंदगी और उसकी पर्सनैलिटी को कैसे डैमेज कर रहे हैं। अच्छा, अहम बात ये भी है कि जैसे अभी आपने मिसाल दी कि एक मर्द या एक औरत से आपने मोहब्बत में धोखा खाया, दूसरी तरफ मैं बहुत सारे मर्द हजरात को भी देखती हूँ कि कारोबार में अगर धोखा खा लिया, उसके बाद उस बात को इतना दिल पे ले लेते हैं कि फॉर लाइफ यू हैव एक्सेप्टेड रिडंडेंसी, कि जी मैं तो कर ही नहीं सकता, वो इतना बड़ा धोखा हो गया, मैं कैसे करूँगा। आपको दोबारा यू हैव टू पिक योर सेल्फ अप। वजाहत बिल्कुल, धोखा जब आप खा रहे होते हैं तो उसमें 30% या 40% कंट्रीब्यूशन आपका होता है, ठीक है, और बाकी सामने वाले का होता है। बेशक वो तो है ही बुरा इंसान, लेकिन जब आप दोबारा अटैम्प्ट करें तो आप 30-40% को भी ज़रा देख लें, और उसके अलावा कुछ हिफाजती इंतजाम होते हैं वो आप कर लें, वो गलतियां ना करें। बिल्कुल प्रिकॉशंस पे आप जाएंगे तो आपको कोई धोखा नहीं दे सकता। जब आप बिल्कुल ही वर्नेबल कंडीशन में खड़े हो जाएंगे तो फिर आप धोखा खाने की एहलियत रखते हैं, क्योंकि सामने वाला भी जैसे हज़रत अली का कॉल है कि मोमिन एक ही सुराख से 2 बार नहीं डसा जाता। यानी अगर आपको एक ही अंदाज में कोई 2 दफ़ा या मुख्तलिफ लोग एक ही अंदाज में आपको धोखा दे रहे हों, देन द फॉल्ट लाइज विद यू, और उसको करेक्ट करने की ज़रूरत है। एक कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहिबा कहाँ से बात कर रही हैं? जी सिद्रा जी, मैं नूरुलैन फातिमा बात कर रही हूँ लाहौर से। जी नूरुलैन जी, क्या कहेंगी? जी आज का जो आपका टॉपिक है एतबार के हवाले से, ये बहुत अच्छा टॉपिक है, और मैं आपसे ये कहूँगी कि मेरी आवाज़ जहाँ तक भी जा रही है, पहले तो सबको सलाम और बहुत सारी दुआएं, और अपने वतन अजीज के लिए भी दुआएं कि अल्लाह ताला हमारे वतन अजीज पाकिस्तान को हमेशा अमन का गहवारा बनाए रखे। इंशाल्लाह आमीन। जी जी देखिए, ये जो एतबार के हवाले से आज का टॉपिक है, तो मैं यही कहूँगी कि एतबार जो है बच्चे को घर से मिलता है, किसी भी फर्द को उसके घर से मिलता है। जब वालिदैन अपने बच्चे पर एतबार करेंगे, क्योंकि वो जब एतबार के जरिए उसमें खुद एतमादी पैदा होगी, तभी वो अच्छा शहरी बनेगा, बिल्कुल अच्छा फर्द बनेगा। तो मेरी अगर जिन वालिदैन तक मेरी आवाज़ जा रही है, मैं यही कहूँगी अपने वालिदैन जो है अपने बच्चों के झूठ को ना छुपाएं, और अगर उन्होंने कोई गलती कर दी है, उन्होंने कुछ किया है, तो उसको उसी टाइम इस्लाह के जरिए। एब्सोल्युटली, बहुत बहुत शुक्रिया नूरुलैन जी। वक्त हमारे पास कम है, लेकिन आपने बहुत प्यारी बात की है। मलिया, लास्ट 1 मिनट और वेरी क्विक कमेंट्स में चाहूँगी कि मुझे लगता है कि बच्चे को तो हम कहते हैं कि यू नो आप एतबार के काबिल बनो, लेकिन वालिदैन को भी तो एतबार के काबिल बनना चाहिए। आप कोई आके उनको अपनी गलती बताते हैं, या आपसे कोई कोताही हो गई, या आपसे कोई और प्रॉब्लम में आप फंस गए हैं, तो पेरेंट्स तो ज़्यादा गुस्सा करते हैं। पेरेंट्स का रिएक्शन इतना डरा देता है आपको। वो ज्यादातर केसेस में ही होता है, क्योंकि चूंकि खुद उनको बचपन में बहुत ज्यादा सख्त किस्म का माहौल मिला होता है, तो उनको लगता है कि शायद हम भी जितनी सख्ती करेंगे उतना ही काम बेहतर होगा, लेकिन इट वर्क्स द अदर वे अराउंड। तो ये पेरेंट्स को बिल्कुल ज्यादा अपनी एक्सेप्टेंस बढ़ानी चाहिए बच्चों के लिए, और उनको बच्चे के तौर पे ट्रीट करना चाहिए, ना कि अपने हम उम्र के तौर पे। वेरी क्विकली यही चीज़ वजाहत, अगर आप बच्चे ने एतबार करके आपको कोई मिस्टेक या अपनी कोई गलती बताई है, तो उल्टा पेरेंट्स उसको एक ताना बना देते हैं। बिल्कुल, देखिए माँ बाप इत्तेफाकन नहीं बनते, उसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, और ख़ास तौर पे बच्चा जो शुरू के 5-6 सालों में होता है, वो हर पहले अटैम्प्ट में सीखता है। हाँ। जो पहला काम वो करेगा और आप क्या करेंगे, वो नक्श होगा उसके दिमाग के अंदर, and that becomes the blueprint of your life. Exactly, जिंदगी भर का जो एक है उसका प्रिंट छप जाएगा। और आपको चाहिए कि उस शुरू के 10 सालों में खास तौर पे आप कूल एंड काम रहें, सुनने की सलाहियत आप में ज़्यादा होनी चाहिए, चीखो पुकार ना करें। अगर बच्चा गलत करता है तो करता तो है, गलत करे या सही करे उसके लिए तो करना है, उस करने को अपने तराजू में गलत और सही पे ना तोलें, सिर्फ सुन लें। अगर आपका ये कॉन्फिडेंस बच्चे का डेवलप हो गया, तो वो गलती और सही को वो खुद ब खुद 12-15 साल के बाद खुद उसमें देखेगा कि क्या गलत है। थैंक यू सो मच। डॉक्टर वजाहत हमारे साथ मौजूद थे, मलिया हाशमी हमारे साथ मौजूद थी। आज एतबार के बारे में बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव गुफ्तगू रही। इंशाल्लाह ताला कल एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। अपने कमेंट्स एंड फीडबैक मुझे सोशल मीडिया पे दीजिए ऑन माई पेज विच इज़ sidraiqbal.official। इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। खुदा हाफिज़।